हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है और उसके बाद आप लोग इसमें एंट्री किए हैं, आप लोगों को यह दिखा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 750 एमसीक्यूज़ करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि घटनासार, ई दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण, इन सभी पर आधारित है। तो बिल्कुल सही सोचा है और आपने, और बिल्कुल यही कड़ी है, क्योंकि हमने पहले भी आप लोगों से लगातार प्रॉमिस किया है क्लासेस में, टेस्ट सीरीज़ कराते समय और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी, कि हम लोग इन सभी करंट अफेयर्स पे एक सीरीज़ बनाएंगे 750 प्लस एमसीक्यूज़ की, जिससे आप लोग यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए मात ना खाएं। और मैं वादा करता हूं कि 750 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना, ये आपको रामबाण सीरीज़ होगी, जिसमें आपके 25 से 27 क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 99% है कि इससे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं इसकी, और लगभग इसको 5 से 6 दिन में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन की संख्या की 750 है या नहीं है, तो यह भी एक आपको भरोसा होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 743 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ये रहे आपके लगभग 743, ये आखिरी आपका क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को तैयार किया गया है, और शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। तो ये है हमारा श्री गणेश। करते हैं हम लोग पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से। अगस्त 2022 में विश्व प्रसिद्ध चिनूक हेलीकॉप्टर समाचारों की सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन के बारे में सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने चिनूक 47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के संपूर्ण बेड़े का प्रयोग बंद कर दिया है। भारतीय नौसेना के लिए 50 नए चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का आदेश निर्गत किया गया है। अनेक चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजनों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, और वायुयान विनिर्माता बोइंग द्वारा मीडियम लिफ्ट मल्टीरोल चिनूक हेलीकॉप्टरों का विनिर्माण किया जाता है। इनका प्रयोग सेनाओं के अनेक ऑपरेशन में किया जाता है। तो पहले का बी हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है कि सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आदेश भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं, इनको अब बनाना अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बंद कर दिया। कौन सी कंपनी है? बोइंग। क्योंकि इनके इंजनों में आग लग जाती थी, इसलिए ऐसी दुर्घटनाग्रस्त जो है कि मिसाइल या हेलीकॉप्टर भारत कभी नहीं लेगा। तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो आप लोग बाकी 3 स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि ये इसके बारे में सही है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। आईएनएस विक्रांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है? यहाँ पर यह देखना बहुत जरूरी होता है कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य, वरना आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है। यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित या स्वदेश में विनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, यह बात सही है। आईएनएस विक्रांत को एक वर्ष के सतत परीक्षण के बाद 2 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया, यह भी बात सही है। 45,000 टन के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का विनिर्माण 20,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ, यह भी सही है। आईएनएस विक्रांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में नौसेना को विधिवत सौंपा गया। तो दोस्तों यही गलत है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सौंपा तो गया है, लेकिन ये विशाखापत्तनम से नहीं सौंपा गया है। तो इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट पहले, दूसरे, तीसरे तीनों ही सही हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर हम पीएम श्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पीएम श्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्वों को परिलक्षित करने वाले 14,500 विद्यालयों को सारे देश में पुनर्विकसित किया जाएगा। पीएम श्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयोगशाला के रूप में कार्य करेंगी। तो आइए इसके हम कूट को देख लेते हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1, 2, 3, 4, तो चारों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन देश की सेनाओं ने रूस में वोस्तक 2022 अभ्यास में हिस्सा लिया? तो वोस्तक 2022 अभ्यास में जो में हिस्सा लिया गया है, तो आपके चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, सीरिया, तो पांचों ही देशों ने जो है कि लिया है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वोस्तक 2022 का जो अभ्यास हुआ था रूस में, उसमें इन पांचों ही देशों की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा जी से संबंधित है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को भी हम नीरज चोपड़ा जी के लिए। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? पहला दिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड पदक जीता था, यानी कि स्वर्ण पदक। विश्व चैंपियनशिप यूगेन में जो हुई थी 2022 में रजत पदक जीता, और डायमंड लिंक चैंपियनशिप 2022। तो क्या यह तीनों ही प्रतियोगिता इन्होंने जीती है? तो बिल्कुल सही बात है कि ये तीनों ही जीती है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में शामिल किया गया है? वाराणसी, नीलाम्बुर, थिरुसुर, उज्जैन। तो इसमें 3 सूचियां शामिल हुई हैं, जैसे एक तो थिरुसुर है और नीलाम्बुर है और तीसरा आपका वारंगल जो तेलंगाना का है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। और जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें कि कौन से शामिल है, तो दूसरा और तीसरा मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा शहर इसमें वारंगल भी शामिल किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 तो सही है। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है आपसे मिशन डेफ स्पेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को यह मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया। यह उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में रक्षा सेनाओं के लिए अभिनव समाधान खोजने की एक पहल है। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे यहाँ पर? तो इसका सही कथन होगा केवल पहला तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है दोस्तों। नहीं, दोनों ही कथन सही हैं, सॉरी दोस्त, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अब अगले देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, स्वांते पावो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजा हेतु, मतलब किस क्षेत्र की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो स्वांते पावो को मिला है, लेकिन ऐसा इन्होंने क्या काम किया था? तो विलुप्त होमोनिन्स और मानव उद्भव के जीनोम के बीच एक संबंध स्थापित करना, यानी जेनेटिक इन्होंने एक खोज की है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मेहर बाबा प्रतियोगिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लोगो डिजाइन बनाने से, या राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता से, या विमान परिचालन सतहों पर विदेशी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए स्वार्म ड्रोन आधारित प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। तो 9 का हो जाएगा सी। यह बात बिल्कुल सही है, मेहर बाबा प्रतियोगिता इसी से संबंधित थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अपनी जो है कि गुड विशेष या जो भी आपके सुझाव हो वो दे सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज तो इसका ये पहला सेशन है और दूसरा सेशन कल, तीसरा परसों। तो इस तरीके से हम अगले 4 से 5 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया, जबकि इससे पहले कौन थे हमारे? तो विपिन रावत जी थे। कौन थे? विपिन रावत जी। अगला पूछा जा रहा है, 30 सितंबर 2022 को यूक्रेन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस में मिलाए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर किया गया? तो दोनेत्स्क, लुहानस्क, खेरसान, जैपोरिजिया। तो ये चारों ही क्षेत्र जो है कि रूस ने हस्ताक्षर करके अपने जो रूस वाले पार्ट में मिला लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, इसकी जो विस्तारित व्याख्या है वो सारा का सारा मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, चाहे वो घटना सार हो या फिर वो घटना चक्र ई दृष्टि हो। तो आप लोग वहाँ से उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करते हुए, और जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है उसमें तो ऑलरेडी 2 से 3 स्टेटमेंट उसकी व्याख्या ही होती है, बस एक ही स्टेटमेंट तो गलत होता है, तो आपकी वो व्याख्या यहीं पर सही हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये प्रचंड के बारे में पूछा जा रहा है, देश में विकसित चालक रहित युद्धक विमान है, या देश में विकसित और वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रचंड जो है कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 13, साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? 2022 का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एनी एर्नो, फ्रांसीसी लेखा है ये। तो एनी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है उसमें करंट अफेयर्स में। अगला प्रश्न है आपका 14, G20 से संबंधित है। भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत ने 1 दिसंबर 2022 से ही अध्यक्षता ग्रहण कर लिया। और भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। तो दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं हम लोग। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। पहला स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल भी। और यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित होगा, यह भी सही है।
ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेनास युवा प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी, तो यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में इस विश्व कप का खिताब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज सैम कुरन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 15 इंग्लैंड के सैम कुरन ने लिए थे। तो 16 का डी यही गलत हो जाएगा। हालांकि इन्होंने विकेट तो लिए थे, लेकिन इन्होंने 15 विकेट नहीं लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, यह भी सही है। यह योजना वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है इस योजना को, यह भी सही है। और अगला है, इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। 4 वर्षों की अवधि में इस योजना की परिव्यय जो राशि है वो कितनी है? 6600 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आप पीएम डिवाइन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ से एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं, अर्थात की जो स्टेटमेंट है उसी से। आगे देखिए, पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक समान वेतन प्रदान करने की बीसीसीआई की घोषणा के तहत अब महिला क्रिकेटरों को टेस्ट मैचों के लिए कितनी मैच फीस मिलेगी? जो खिलाड़ी खेलती हैं उनको अब पुरुषों के बराबर 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच के दिए जाएंगे फीस के तौर पर। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 GSLV Mk3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो 19 का हो जाएगा डी। ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने 3 पूर्व क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है। इन 3 पूर्व क्रिकेटरों में किसे मरणोपरांत आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? चार्लोट एडवर्ड, शेन वॉर्न या अब्दुल कादिर या जहीर अब्बास। तो इनमें से किसी एक को मरणोपरांत जो है कि शामिल किया गया, वो थे आपके पाकिस्तान के बहुत अच्छे खिलाड़ी अब्दुल कादिर जी, और ये पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न है 21, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू किया। इस योजना के तहत कंपनियों के लिए एक ब्रांड भारत के सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना अनिवार्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। अब भारत नाम से एक ब्रांड होगा जो किसी भी थैले पर या किसी भी खाद की जो बोरी होगी उस पर 2/3 हिस्सा तो ब्रांड की प्रमोशन के लिए होगा और 1/3 हिस्सा कंपनी अपनी मार्केटिंग के लिए कर सकेगी। अगला प्रश्न है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इससे संबंधित सूची का मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्रू है और बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी अनसंग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली जी और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। तो ये चारों ही सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23, स्वदेश में विकसित LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को 4 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 4 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वदेशी रूप से विकसित 5.5 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रात में भी हमला करने की क्षमता रखता है। इसे कारगिल युद्ध के लगभग 20 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद विकसित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 अक्टूबर 2022 को रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया, जिसका निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? मतदाताओं को जागरूक करना, मतदाता के प्रति शहरी मतदाता की उदासीनता को कम करना, चुनाव के महत्व व लोकतंत्र की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ये 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 18 से 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 9वीं महासभा की मेजबानी की, यानी 90 नंबर पे।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पुलिस और अपराध नियंत्रण में वैश्विक सहयोग करता है। भारत ने 25 वर्षों में पहली बार इस इंटरपोल की मेजबानी 2022 में की। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ये तीनों ही बातें सही हैं और इनकी जो मेजबानी हुई वो मुख्य रूप से दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला प्रश्न है 26। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं हम लोग। इस सूचकांक में विश्व के एक शीर्ष 17 देशों का स्कोर 5 से कम पाया गया। भारत इस सूचकांक में 29.1 स्कोर के साथ विश्व के 121 देशों में से 107वें नंबर पर था। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय वैश्विक भुखमरी गणना के प्रमुख संकेतक या मानक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत के सभी पड़ोसी भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ही एकमात्र है जो भारत से नीचे है क्योंकि इसकी रैंकिंग 109 है। अगला प्रश्न है 27। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय विषयों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर, देश का पहला 7 सितारा यानी 7 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है 28। 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस स्थान पर विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो भावनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं 29 प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में बर्मिंघम में हुए थे, तो इससे संबंधित हमें कुछ नाम दिए हुए हैं और खेल को हम मिलान करेंगे। मीराबाई चानू, जैसे भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। और उसके बाद बात करेंगे सुशीला लिमकम्ब, तो ये जूडो से हैं। रूपा रानी तिर्की लॉन बाउल से, और हरमित देसाई ये टेबल टेनिस से हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इसको मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष इसी तिथि को की थी या नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे क्या? तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी मिल जाएंगे। और स्टेटमेंट वाले जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपके वन लाइनर प्रश्न आएंगे जो आपके फेवरेट होते हैं, लेकिन वो आयोग के फेवरेट नहीं होते हैं। आयोग क्या करता है, वन लाइनर को भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है ताकि आपको भ्रमित करे और फिर आपसे आंसर गलत करवा दे। इसीलिए हमने एक टॉपिक को किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑप्शन वाले या कथन कारक में। अगला प्रश्न है 31। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2022 की रैंकिंग में निम्न में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 32। एजुकेशन कैन नॉट वेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संकट कालों और संरक्षित संकट में शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का $1 बिलियन का फंड है। तो ये यूएनओ का एक फंड है, तो यह बात बिल्कुल सही है पहली तो। और यह यूनिसेफ के वित्तीय और मानव संसाधनों एवं प्रशासनिक नियमों और विनियमों के तहत प्रशासित होता है, यानी यूनिसेफ भी इसमें इंक्लूड है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं 33। निम्नलिखित में से किसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। हालांकि इससे पहले पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनको हटाकर अमिताभ कांत जी को नीति आयोग के जो पूर्व CEO हैं। तो वर्तमान में CEO कौन है? सुब्रमण्यम जी इस समय नीति आयोग के CEO बन गए हैं। अगला प्रश्न 34। आइए 34 देखते हैं। पूछा जा रहा है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक PBP पहल का हिस्सा है। कौन है भाई इसका हिस्सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, ब्रिटेन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसमें इंडिया शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न भारत और नामीबिया के बीच वन्य जीव संरक्षण पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें नामीबिया पर। तो आइए विचार करते हैं हम लोग नामीबिया के कथनों पर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया के विदेश मंत्री नेतुम्बो नंदी नदैतवाहत के बीच एक हस्ताक्षर हुआ या समझौता हुआ।
वहीं यह मांसाहारी जानवरों को इतनी बड़ी संख्या के ट्रांस कॉन्टिनेंटल हस्तांतरण के लिए दुनिया में कहीं भी हस्ताक्षरित एक पहला समझौता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया एक अफ्रीका महाद्वीप और एक आपका एशिया महाद्वीप, तो इन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता जिसमें मांसाहारी जानवर आएंगे, और इस समझौते से भारत के वन्य जीव में चीतों को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो टोटल यहाँ पर 8 चीते लाए गए थे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है तो 35 का सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अभ्यास और आयोजन स्थल, भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्स संप्रीति और खान क्वेस्ट। तो ये मिलान करना है आपको। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट जो हुआ था ये आपका अंडमान सागर में हुआ, जबकि एक्स संप्रीति बांग्लादेश के साथ किया जाता है और खान क्वेस्ट आपका मंगोलिया के साथ किया गया। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 क्या पूछता है आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और प्रश्न आपको रिलेवेंट लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे और इसमें 25 प्रश्न तो आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ओशियन प्रॉमिस इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी, ओशियन प्रॉमिस इज इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनेप, यूनेप के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला है 38 प्रश्न, आइए 38 देखते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2021 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही है। क्योंकि नवीकरणीय के मामले में तीसरा स्थान, सौर ऊर्जा के मामले में चौथा स्थान और पवन ऊर्जा के मामले में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न 39, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र संग्रहालय वाराणसी में किया गया। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा इसे आयोजित किया गया है। तो 39 का केवल एक तो सही है कि मल्टी मॉडल जो जल शक्ति मंत्रालय है यह बनारस में जो है कि शुरू किया गया, लेकिन इसमें यह वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, न कि उद्योग संवर्धन व्यापार मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 40, विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट को गैर सरकारी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, और स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को आगे भी दिया हुआ है, इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रारंभ। तो पूछा जा रहा है आपसे कूट में कि कौन सा कूट सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, आतंकवाद रोधी वित्तीयन पर विश्व का तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। अगला है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पशु स्वास्थ्य हेतु विश्व संगठन। तो ये चारों ही मिलकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के समाधान खोजने के लिए काम कर रहे हैं, चारों संस्था। अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर समाचार की सुर्खियों में रहीं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्य अवधि चुनाव में मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। वे भारतीय अमेरिकी हैं जो रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैरीलैंड राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर वेस मूर के साथ चुनाव जीता, और इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली मिलर जो है पहली एशियाई अमेरिकी हैं। तो आप देखो कि बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ये गलत है। ये रिपब्लिकन पार्टी नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। बाकी ये सही है सारे स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य निम्नलिखित में से किस कारणों से चर्चा में रहा? तो प्रारंभिक तौर पर इसे G20 समूह की अध्यक्षता करने वाले भारत द्वारा एक थीम के रूप में चुना गया है। तो 44 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूगा में भूतापीय ऊर्जा परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूगा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पूगा में भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजना में सहभागिता करेगा।
पूगा घाटी दक्षिण पूर्वी लद्दाख में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित होने वाली यह विश्व की पहली भूतापीय ऊर्जा है और इस परियोजना की ऊर्जा संभाव्यता 500 मेगावाट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसकी 500 मेगावाट क्षमता नहीं है अभी बस इसकी शुरुआत की जा रही है, इसलिए इतना अधिक प्रोडक्शन इससे नहीं हो रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि जो पूगा घाटी है लद्दाख में यानी दक्षिण पूर्वी लद्दाख में और ONGC के द्वारा इसकी सहभागिता के द्वारा शुरू किया रहा है। अगला प्रश्न है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवसर पर निम्नलिखित में से किसे फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 को दिया गया। तो ये आपके हो जाएंगे मेगा स्टार अभिनेता फिल्म निर्माता चिरंजीवी कोनिडाल। ये तेलुगु सिनेमा के जो है कि मेगा स्टार हैं चिरंजीवी, इन्हीं को फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का क्या चुना गया, फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 47, आदिवासी समूह समझौते पर 15 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारत सरकार, असम चाय बागानों के संघ के प्रतिनिधि और 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच में। तो इसका पहला, दूसरा, चौथा सही है, यहाँ पर तीसरा नहीं है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, तो तीसरा छोड़ दिया जाए आपका, तो पहला, दूसरा, चौथा यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 48, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहाँ पर आयोजित किया गया। शर्म अल शेख मिस्र, बाली इंडोनेशिया, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा शर्म अल शेख मिस्र में, और जबकि इंडोनेशिया बाली में क्या हुआ था, G20 का 17वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 49 को देखते हैं। मौरा हेली का नाम नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस कारण से सुर्खियों में रहा। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की पहली महिला गवर्नर चुनी गई। वे खुले तौर पर ऐसी समलैंगिक स्त्री हैं जो अमेरिका के किसी राज्य की गवर्नर निर्वाचित हुई हैं, यानी कि इससे पहले कोई भी समलैंगिक व्यक्ति यहाँ पर गवर्नर नहीं निर्वाचित हुआ था। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी विश्व के सर्वाधिक धनवान फुटबॉल खिलाड़ी को निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सही हो जाएगा एडटेक कंपनी बायजू। जो बायजू कंपनी है जो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है, तो वो इससे संबंधित है। अगला है, किस राज्य में हर घर गंगा जल के तहत गंगा जल आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई है। तो ये बिहार के द्वारा प्रारंभ की गई, तो बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नवंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 समूह का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 का कार्यवृत्त और कार्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और शेरपाओं द्वारा समन्वित किया जाता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया तथा ब्राज़ील के साथ मिलकर ट्रॉइका समूह का हिस्सा होगा। ट्रॉइका समूह में G20 के ठीक पहले का अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और ठीक बाद का अध्यक्ष ब्राज़ील शामिल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 52 का हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि पांचों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है 53, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था। आत्मनिर्भर राज्य व आत्मनिर्भर भारत, विकसित व्यापार विकसित समाज, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। तो यही इसकी थीम थी। 53 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक प्रदान किया गया। तो किस फिल्म को जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक प्रदान किया गया है। तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, यह स्पेन की है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसके लिए दिया गया है। अगला प्रश्न 55, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन है जिसने अपने सैटेलाइट जो है कि छोड़े हैं अंतरिक्ष में। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, क्योंकि अभी तक तो इसरो जो कि सार्वजनिक संस्था है इसके द्वारा छोड़े जाते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा छोड़े गया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस, किसके द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस, ए ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणी M4 क्या है। कल्याणी M4 क्या है दोस्तों, तो इस पर हम बात करेंगे। तो त्वरित प्रतिक्रिया भारी युद्धक विमान, ये क्या है, त्वरित प्रतिक्रिया करने वाला एक युद्धक विमान है। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से किसे भारतीय फिल्म जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख। आशा पारेख जी को यह दिया गया है और इससे पहले दिया गया था रजनीकांत को। 58 प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सोथिएरा छिप कोलंबिया के मानसिक रोग विशेषज्ञ, तदाशी हत्तौरी जापान के नेत्र विशेषज्ञ, बर्नार्ड टेडे
जे मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ एवं बाल अधिकारों के समर्थक, और गैरी बेंचगिन जो कि फ्रांस इंडोनेशिया के प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध कार्य करने वाले योद्धा। तो आप देखोगे यहाँ पे चारों ही युग्म सही सुमेलित हैं। यूपीएससी ने पिछली बार इसी तरीके के प्रश्न बनाए थे। तो डी ऑप्शन हो गया। 59 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के एक नए ध्वज का अनावरण कोचीन शिपयार्ड में किया। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? नवीन ध्वज के ऊपर बाईं ओर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और दाईं ओर बीच में नेवी ब्लू गोल्ड अष्टकोण है। अष्टकोण के भीतर भारतीय नौसेना का मोटो सम नो वरुणा अंकित है और सन 1950 के बाद से नौसेना की पताका में किया गया यह 5वां परिवर्तन है। अष्टभुज के भीतर राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है तथा सुनहरे रंग की पट्टियां हैं और अष्टभुज के 8 कोण भारतीय नौसेना के बहुआयामी उपागम को दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसमें कूट में दिया हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि इसके सारे ही ऑप्शन दोस्तों सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र किंग चार्ल्स द्वितीय को 10 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया गया और ये किस देश के भी राष्ट्राध्यक्ष थे? यानी कि ब्रिटेन के साथ साथ और कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के और न्यूजीलैंड के, तीनों ही जगह के हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाइज हैं। तो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न में आपके और भी टॉपिक कवर होते हैं और वन लाइनर में आपके भी टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो पीसीएस हर तरीके के प्रश्न पूछता है, इसलिए हम लोगों ने इसको मिक्स तरीके से रखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विकसित और विनिर्मित कोविड से बचाव की पहली और एकमात्र इंट्रानेजल यानी नाक से ली जाने वाली वैक्सीन बनी है? तो ये भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया इनकोवैक, डी ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं 62 प्रश्न पे। भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? तो ये जनवरी में कहाँ पे हुआ? इंदौर में। और यहाँ पर गुयाना के राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर इरफान अली थे वो इसके चीफ गेस्ट थे। अगला प्रश्न है, स्वदेश में विकसित LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को 4 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कौन सा कथन सही है इसके बारे में? यह स्वदेशी रूप से विकसित 5.5 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रात में भी हमला करने की क्षमता रखता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसे कारगिल युद्ध के लगभग 20 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद विकसित किया गया। तो यह भी सही है और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि यह प्रश्न रिपीट हो गया है और 64 भी प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया है। तो हमने अभी पढ़ा था सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुरराई पार्ट 2, बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी अनसंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रदान किया गया था। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 में चर्चित स्टेटफास्ट नून निम्नलिखित परमाणु युद्ध संबंध अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटफास्ट नून परमाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के द्वारा किया जाएगा। इस युद्ध को प्रतिवर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आइए कूट में हम समझते हैं इसके उत्तर को। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, तीसरा भी है। इस अभ्यास में नाटो के 30 से 14 सदस्य जो है कि 30 में से 14 सदस्य भाग लेंगे। तो ये भी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। अब नाटो के लेकिन अब 31 सदस्य हो गए क्योंकि अभी हाल ही में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ज्वाइन कर ली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 13 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा घोषित PM डिवाइन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी प्रश्न रिपीट हो। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में विकासात्मक अंतराल को दूर करना और न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की कमी को दूर करना। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6600 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस पहल का अंतिम उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। अगला प्रश्न है यहाँ पे 67, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को 13 अक्टूबर 2022 को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनिसेफ और युवा द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।
यह एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल की प्रगति और निष्कर्षों का आकलन करती है। यह रिपोर्ट भारत के शिक्षा क्षेत्र में सीखने के परिणामों में सुधार और असमानताओं को कम करने में प्रौद्योगिकी क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति 4.0 के प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर केंद्रित है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सही जवाब, तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? डी, कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने नोबेल प्राइज़ को क्या किया, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 को। और क्या है, साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया, ये फ्रांस की हैं। और रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है यह पूछा जा रहा है आपसे, तो ये दिया गया बैरी शार्पलेस को। हालांकि 3 लोगों को दिया गया लेकिन उनमें से एक ये भी हैं। और भौतिकी का नोबेल यह भी 3 लोगों को दिया गया लेकिन उनमें से एक है जॉन क्लासर। और चिकित्सा का नोबेल स्वांते पावो को दिया गया। किसको दिया गया? स्वांते पावो को। तो 68 का हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सांसदों के संदर्भ में नामित सांसद और सूची सेकंड नामित सदस्यों का कार्यक्षेत्र, तो इससे समय विचार करना है। जैसे पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद, अभी इन चारों लोगों को ही राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीटी उषा को तो आप लोग बता देंगे कि ये धावक हैं केरल की। इलैया राजा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 2 3 4 1। तो चलिए इसका सही उत्तर आपने क्या देखा कि पीटी उषा धावक हैं, इलैया राजा संगीतकार हैं और वी विजेंद्र परोपकारी हैं। और साथ ही साथ वीरेंद्र हेगड़े परोपकारी हैं और वी विजेंद्र क्या हो गए? फिल्म निर्माता आंध्र प्रदेश के हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 69 का हो गया। 69 के बाद 70 देखते हैं। विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो विंबलडन जो 2022 में हुआ उसका महिला एकल खिताब जीता है आपके एलेना रेबिकिना। तो किसने जीता है? एलेना रेबिकिना ने जीता है। अगला प्रश्न है 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मामल्लपुरम चेन्नई तमिलनाडु, यानी कि मामल्लपुरम चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है इंटरनेट सघनता के बारे में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंटरनेट सघनता दिल्ली में सर्वाधिक है। ट्राई के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत डाटा 14.04 GB था। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक इंटरनेट सघनता केरल में देखने को मिली। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सर्वाधिक संख्या 7.14 करोड़ महाराष्ट्र में सबसे अधिक। तो यहाँ पर आपसे कूट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, कि चारों ही कथन आपके सही हैं। तो आप चारों ही कथन देख सकते हो कि ग्रामीण में केरल है और सबसे अधिक महाराष्ट्र और दिल्ली में शहरी है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? तो 73 का हो जाएगा आपका सी, वाराणसी भारत का। अगला प्रश्न है 74 NIRF रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान IIT मद्रास, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय JNU दिल्ली का, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान IIM अहमदाबाद। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है कि JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली नहीं है, बाकी सभी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका 75 में बैडमिंटन का सिंगापुर सुपर 500 खिताब 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता? तो जो सिंगापुर में बैडमिंटन का हो रहा था खिताब उसे किसने जीता है? तो 75 का ए हो जाएगा PV सिंधु, जो कि भारत के हैं, इनके द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न एजुकेशन कैन नॉट वेट, यह संकट कालों एवं संरक्षित संकट में शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र का $1 बिलियन का फंड है। तो यह बात सही है। यूनिसेफ के वित्तीय मानव संसाधनों और प्रशासनिक नियमों और विनियमों के तहत प्रशासित होता है, यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए एक दो प्रश्न अगर रिपीट हो जा रहे हैं तो उस पर आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जो रिपीट हो गया उसको तुरंत यहाँ पर दोबारा रिविज़न कर लीजिए। बाकी आपको हो सकता है 5-6 क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो गए हों, लेकिन उससे ज़्यादा रिपीट नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे धरोहर सीमा शुल्कों और वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहालय जो है यानी कि GST का जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कोच्चि केरल या कांडला गुजरात या पणजी गोवा या विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर हो जाएगा पणजी गोवा में। अभी हाल ही में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे
78 27 जून 2022 को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, एच डी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, एन नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और प्रकाश पादुकोणे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। तो 78 का बी हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, इनको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया है। 79 प्रश्न देखते हैं। इनका INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनका आयोजन यानी इसका आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 के मध्य देहरादून में हुआ, और इसकी जो फोकल थीम थी डिजिटल फोटोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी, यानी कि डिजिटल फोटोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। तो 79 का हो जाएगा सी। और इनका मैं आपको फुल फॉर्म बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा खुद से, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर हों, चीज़ों को चेक करें, तब आपको जो है कि थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होता है माइंड। 7 अक्टूबर 2022 को राजनीतिक शक्ति की आलोचना करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोगों के मामले को रिपोर्ट करने के संबंध में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार एलन बिलियास्की बेलारूस के हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, मेमोरियल रूस का, इन तीनों को ही दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81। एशियाई कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, जिसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2022 को की गई थी? तो कतर इसकी मेज़बानी कर रहा है, और यहाँ पे आपका जो बायजूस है ये इसका जो है कि स्पॉन्सर्ड कंपनी बन गई है बायजूस। अगला प्रश्न है 82। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस करंट अफेयर्स में यूपी स्पेशल को भी शामिल किया गया है, इसलिए यह बिल्कुल मत सोचें कि केवल ये नेशनल और करंट अफेयर्स है, इसमें यूपी स्पेशल को भी शामिल किया गया है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे यूपी स्पेशल के। देखते हैं। इस नीति को 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अंतर्गत अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक बायो प्लांट स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 14 अक्टूबर 2022 को जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट देखी गई है। लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में 94% की सर्वाधिक वन्यजीव गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83% की गिरावट देखी गई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में कूनो नेशनल पार्क तथा अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह टास्क फोर्स 2 वर्ष के लिए काम करेगा तथा इसके कामकाज को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सुगम बनाएगा। यह चीते के समग्र स्वास्थ्य, व्यवहार, रख रखाव की स्थिति के आधार पर भारत में चीते का परिचय पर सिफारिश भी देगा। और आगे देखते हैं हम लोग उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही बताए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका सूर्या नूतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया सौर ऊर्जा का कुकिंग सिस्टम है। यह एक स्थिर रिचार्जेबल रसोई घर से सदैव जुड़ी रहने वाली सोलर कुकिंग प्रणाली है। यह हाइब्रिड मोड पर कार्य करती है। यह आसमान में बादल छाए रहने या सूर्य न निकलने पर भी काम करती है। तो 85 का हो जाएगा ए, यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी देख लेते हैं 86 प्रश्न को। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राफेल नडाल ने 5 जून 2022 को फ्रेंच ओपन फाइनल 2022 में कैस्पर रूड को पराजित कर 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। राफेल नडाल ने 19 वर्ष की आयु में 2005 में पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। राफेल नडाल विगत 13 फ्रेंच ओपन फाइनलों में जो है कि फाइनल मैचों में विजेता रहे हैं, और राफेल नडाल रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो 86 का हो जाएगा डी, ये रूसी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। एक नोवाक जोकोविच है और एक राफेल नडाल है। एक तो सर्बिया के हैं और एक कहाँ का, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 87। भारत के किस राज्य की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है? तो आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा स्पेशली गोवा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गोवा के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 किसके द्वारा लॉन्च की गई? खाद्य एवं कृषि संगठन, या ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, या यूनिसेफ, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकारों एसडीआर की करेंसी बास्केट में निम्नलिखित में से किस करेंसी के भारांकन में वृद्धि की है? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन की करेंसी युआन, जापानी येन या ब्रितानी पाउंड। तो डॉलर और साथ ही साथ चीन की करेंसी, इन दोनों में ही वृद्धि की गई है और चीन की करेंसी का नाम होता है रेन मिनबी या फिर युआन, दोनों ही यहाँ पर यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, IFPRI द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत के खाद्य उत्पादन में 23% तक की गिरावट देखी गई है। वर्ष 2030 तक भूखे से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन तक होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। पूरे भारत में औसत तापमान वर्ष 2100 तक 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है उसमें यही बात सही कही गई है। अगला प्रश्न है 91, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से संबंधित है ये प्रश्न। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने देश की लीगल टेंडर यानी कि विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? तो केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, एल सल्वाडोर, मॉरिशस, तो आइए यहाँ पर कूट में हम लोग देख लेते हैं, या निकारागुआ। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन ही सही है कि पहला और दूसरा, केवल दो देश हैं जिन्होंने इसको जारी किया है। तो एक तो हो गया आपका सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य और दूसरा एल सल्वाडोर। तो यही दो देश हैं जिन्होंने अपनी लीगल टेंडर मनी के रूप में बिटकॉइन को क्या कर दिया है, जारी कर दिया है या एक्सेप्ट कर लिया है। अगला प्रश्न है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है या किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसके द्वारा यह जारी की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रेत की समाधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए बात करते हैं इस पर, रेत की समाधि पर। गीतांजलि श्री द्वारा रचित रेत की समाधि उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, यह भी सही है। मूल रूप में हिंदी में प्रकाशित रेत समाधि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित यह एक ऐसी पहली पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह भी सही है। रेत समाधि का अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया और बुकर पुरस्कार धनराशि 5000 स्टर्लिंग पाउंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 93 का डी, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? माउंट आबू राजस्थान, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख या फिर गढ़वाल उत्तराखंड या अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो 94 का होगा सी, गढ़वाल में स्थापित की जा रही है SSA स्पेस सिचुएशनल एरोस्पेस, यानी यहाँ पे जो भी अंतरिक्ष में गतिविधि होगी उसको भारत भी ऑब्जर्व कर पाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। पालन 1000 या पालन 1000 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जन्म से लेकर पहले 1000 दिनों तक बच्चों की बेहतर देखभाल से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा से, प्रत्येक शहर में पालना घर बनाए जाने से, या प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु पालना घर बनाए जाने से। तो 95 का ए हो जाएगा कि जन्म से लेकर पहले 1000 दिनों तक बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए होगा। अगला 96 है, नाइट स्काई अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नव प्रस्तावित नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित होगा। यह भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप है। तो 96 का हो जाएगा सी, मतलब डी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है क्योंकि ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में स्टैब्लिश होगा और ये एस्ट्रो पर्यटन को भी जो है कि बढ़ावा देगा। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि एक तरीके से ज्योतिष और साथ ही साथ स्पेस दोनों को। जोम्बी आइस बहुत चर्चा में रहा है। जोम्बी आइस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जोम्बी आइस को मृत या मरणोन्मुख आइस कहा जाता है, यह भी सही है। मूल आइस सीट का भाग होते हुए भी जोम्बी आइस पर ताजी बर्फ नहीं जमती है, यह बात भी सही है। जोम्बी आइस का पिघलना सुनिश्चित है और यदि ऐसा होता है तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो यह भी सही है। और जोम्बी आइस हिमालयी हिमानियों में से एक है, तो यह बात गलत है क्योंकि यह सामान्यतः अंटार्कटिका में जो है कि देखने को मिली है। और जोम्बी आइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बर्फ़ की चादर है और इसका ये वाला टुकड़ा एक कोने का निकल कर क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसी को जोम्बी आइस कह दिया जाता है। 98 प्रश्न पर चलते हैं। 98 प्रश्न है, नासा ने अपने चंद्रमा मिशन को आर्टेमिस नाम दिया है और इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आर्टेमिस प्राचीन ग्रीस में पूजा की जाने वाली देवी का नाम है। आर्टेमिस ओलंपस पर्वत से सारे विश्व पर शासन करने वाले ओलंपियन के मुख्य भगवान जेउस की बेटी है। आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहनें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का डी, क्योंकि तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं।
अगला प्रश्न है, सिंगापुर सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्रदत्त जो है कि मेडल क्या है? उत्कृष्ट सेवा मेडल सेना निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त सुनील लांबा को, या भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त करमवीर सिंह को, या भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील आर हरि कुमार को, या फिर भारत के पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन धवन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि ये पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं सुनील लांबा जी को सिंगापुर सरकार के द्वारा यह जो है कि दिया गया। आगे देखते हैं 100 नंबर प्रश्न, मिथिला मखाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो कि बिहार का है। दूसरा देखा जाए तो मिथिला मखाना अथवा मखान बिहार के मिथिला अंचल एवं नेपाल में पानी में उगाए जाने वाला एक दाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे 100 MCQ जो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम जो है कि कल 101 नंबर MCQ से शुरू करेंगे। आज ये पहली क्लास थी और मैं 5 से 6 क्लास मतलब 4 से 5 क्लास में हम लोग धीरे धीरे इसके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे और डेली क्लास में फिर 120 130 क्वेश्चन करके इसको 4 से 5 क्लास में समाप्त कर देंगे। तो आज तो ये थी पहली क्लास और मैं आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा मिला तो इसको कंटिन्यूस किया जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर आगे उस पर विचार करेंगे। तो देखिए आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।